प्लीज मैसेज मी ऑन होस्ट ओनली, ओके, होस्ट पे मत करना। कल के डाउट लेक्चर में मैं पेपर का डिस्कशन करूंगा, ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड विद दैट। लास्ट वीक आपके लेक्चर्स नहीं लगे थे, उससे पहले मैंने आप लोगों को मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ाया था, इम्पल्स के बारे में आइडिया दिया था, राइट। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसी को डिटेल में समझाऊंगा और उस पर काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे इस वीक में फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फाइन, किसी को कुछ डाउट हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया अभी तक, रेज हैंड करके पूछ लो अभी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक मेरे से कौन समझेगा, रेज हैंड करो, जिसके थ्रू मैं पूरे बैच को समझाऊंगा। कोई भी नहीं है पूरे बैच में? जो मुझसे डिस्कस करके समझना चाहेगा पूरे बैच के लिए, कोई है इस बैच में? हाँ निर्वेद, माइक ऑन कर लो। यस सर। ओके, तो इम्पल्स मैंने क्या बताया था बच्चे आपको? इम्पल्स बताया था इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी विच इज डेल्टा पी, राइट। आपने माइक ऑफ कर लिया यार, माइक ऑफ नहीं करना है, माइक ऑन ही रखना है। यस सर। ओके, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी होता है। अब ये जो फोर्सेस होते हैं, ये इन फोर्सेस को हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगते हैं, डी टी बहुत छोटा टाइम इंटरवल, और उनका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो जाता है उस शॉर्ट ड्यूरेशन में, ठीक है। यस दे सर। रिजल्ट इन चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इस तरह के फोर्सेस को कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। तो वही डेफिनेशन दे रखी है, उसी को मैं समझा रहा हूँ। When a force of relatively high magnitude acts for short time, it is referred as impulsive force. An impulsive force can change momentum of body by a finite magnitude in a very short interval of time. दिख रहा है हमें क्या होता है? बहुत छोटे टाइम इंटरवल में मोमेंटम चेंज करता है। इन फोर्सेस को हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। इसको अपन और डिटेल में समझेंगे। इम्पल्सिव फोर्स का एक रिलेटिव टर्म है, इसका क्या मतलब है ये समझाता हूँ। रिलेटिव टर्म है, इसका मतलब ये है कि जो फोर्सेस हैं जो अभी तक हमने पढ़े, कौन कौन से फोर्सेस पढ़े? mg पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा, टेंशन पढ़ा था, स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था, राइट, यस सर। और फ्रिक्शन पढ़ा था। तो ये जो फोर्सेस हैं, इनमें से कुछ फोर्सेस इंपल्सिव होंगे, कुछ नॉन इंपल्सिव होंगे, ठीक है, यस सर। डिपेंडिंग अपॉन द केस। तो दैट्स व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर। इंपल्सिव फोर्स इज अ रिलेटिव टर्म। जो ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स है, ये हमेशा ही नॉन इंपल्सिव होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स हमेशा नॉन इंपल्सिव क्यों होते हैं? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या स्प्रिंग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो कभी चेंज ही नहीं होता, उसकी वैल्यू तो हमेशा mg रहती है, यस सर। तो वो तो नॉन इंपल्सिव होगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा। स्प्रिंग फोर्स को आपको पता है कि इंस्टेंटली चेंज नहीं होता, उसको चेंज होने में टाइम लगता है। तो dt टाइम इंटरवल में फोर्स के मैग्नीट्यूड में चेंज ही नहीं आएगा, वो सडनली इंक्रीज ही नहीं होगा, तो वो भी क्या हो गया? नॉन इंपल्सिव हो गया। आई क्या बात समझ में? यस सर। राइट। एट द सेम टाइम जो नॉर्मल रिएक्शन है, टेंशन और फ्रिक्शन है, ये इंपल्सिव हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द केस, ठीक है। एंड दीज इंपल्सिव फोर्सेस कैन बी बैलेंस्ड बाय अनदर इंपल्सिव फोर्सेस ओनली। अब ये डिपेंडिंग अपॉन द केस और कैसे है ना बैलेंस आउट हो सकते हैं, ये सब अपन समझ लेते हैं।
तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन की। यस सर। ठीक है, एक सिनेरियो देखना बच्चे, ये एक पार्टिकल है, ये आगे जा रहा है और ये दूसरा पार्टिकल ये पीछे आ रहा है। अब ये दोनों कोलाइड करेंगे रोड पर जो आप देखते हो, राइट। यस अब कोलिजन के बाद ये वाला जो पार्टिकल है पीछे भी जा सकता है या आगे भी जा सकता है, मतलब एक फर्स्ट वाला पीछे चला गया उल्टा और सेकंड वाला आगे चला गया उल्टा, राइट। ऐसा हो सकता है, यस होगा या सर। नहीं होगा वो नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है, राइट। यस सर, डिपेंड। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है ये वाला पार्टिकल धीरे धीरे आगे जाने लग जाए, ये वाला पार्टिकल धीरे धीरे पीछे जाने लग जाए, तो इनके मोमेंटम में चेंज आ जाएगा, यस सर। राइट, ड्यू टू कोलिजन, करेक्ट। यस सर। तो हम क्या देख सकते हैं कि जब भी ऐसा कोलिजन होता है तो आपका मोमेंटम चेंज होता है, करेक्ट। यस सर। तो उसके रिगार्डिंग क्या लिखा है, इन केस ऑफ कोलिजन नॉर्मल फोर्सेस एट द सरफेस ऑफ कोलिजन आर ऑलवेज इम्पल्सिव। जो नॉर्मल फोर्स होगा ऐसे केस में, यस है सर। ना, एट द सरफेस ऑफ कोलिजन, वो नॉर्मल फोर्स तो हमेशा ही क्या होगा, इम्पल्सिव फोर्स। समझ में आई बात। यस सर। इसको समझने के लिए ये एग्जांपल जो इन्होंने दे रखा है, ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है, इनका इंडिविजुअल एफबीडी बना रहे। पार्टिकल 1 में M1G नीचे N2 ऊपर, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन उसको N1 नाम दिया है, ऊपर Yes, N3 दिया है और नीचे M2G दिया है, ओके। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे जब कोलिजन होगा तो N2 और N3 में कोई चेंज आएगा क्या, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, N2 और N3 में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। नहीं सर। यस सर। अगर N2 और N3 में कोई चेंज नहीं आएगा तो वो तो नॉन इम्पल्सिव हो गए। यस सर। बट ड्यूरिंग कोलिजन, पहले तो जब कोलाइड नहीं कर रहे थे तो वहां कोई कांटेक्ट ही नहीं था, तो N1 की तो बात ही नहीं थी, मतलब N1 को 0 लिख सकता हूँ, करेक्ट। यस सर। अब उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, जब ड्यूरिंग जैसी कोलाइड हुआ तो N1 इंक्रीज होगा सडनली, यस सर। तो ये मेरा क्या हो गया, इम्पल्सिव हो गया। समझ में आई बात। तो N1 इज योर इम्पल्सिव एंड N2 एंड N3 आर योर नॉन इम्पल्सिव। नॉन इम्पल्सिव। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ओके, और एग्जांपल्स देखते हैं किन केसेस में नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव हो रहा है, किन में नहीं हो रहा। यहाँ पे ग्राउंड पर एक बास्केटबॉल या फुटबॉल पड़ी हुई है या वॉलीबॉल पड़ी हुई है ऐसे। अब आप क्या करते हो, उस पे हाथ से प्रेस करते हो, मारते हो जोर से, तो ये बॉल क्या करने लग जाती है, ऊपर की तरफ मूव करने लग जाती है कई बार, यस सर। राइट। अब जब आपने मारा उससे पहले क्या था, नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर n लग रहा होगा। जब आपने मारा तो यहाँ पर सडनली नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हुआ। यस सर। तो अगर यहाँ पे सडनली नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हुआ तो यहाँ का n डैश ये क्या होगा, इम्पल्सिव होगा। यस सर। अब यहाँ का n डैश इम्पल्सिव होगा तो उसकी वजह से n इंक्रीज हो जाएगा, यस सर। हाँ। राइट। और उस n की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन mg, तभी तो बॉल ऊपर जा रहा है। यस सर। मतलब ये n भी इंक्रीज हो जाएगा तो ये भी क्या हो गया, इम्पल्सिव हो गया। यस समझ सर। में आई बात। हाँ। तो व्हाट आई कैन सी कि ऐसे केस में अब इन्होंने 2 बॉल्स लिए, मैंने मारा हाथ से, उसकी जगह उन्होंने क्या किया, एक छोटी बॉल को बड़ी बॉल पे गिराया, तो ये जो n1 है ये सडनली इंक्रीज हुआ और उसके कारण n2 भी इंक्रीज हुआ। यस सर। ऐसे केस में n1 और n2 दोनों क्या हो गए, इम्पल्सिव फोर्स। क्लियर है। यस सर। पूल टेबल या स्नूकर टेबल पे आपने देखा होगा, एक बॉल है, अगर मैं इसको ऐसे करके हिट करता हूँ ग्राउंड से तो ये कई बार क्या होती है, बाउंस करके ऊपर निकल जाती है, ऐसा मोशन हो जाता है। यस और नो? यस सर। अब जब आपने हिट किया तो क्या हुआ, इस जगह नॉर्मल रिएक्शन लगा, यस सर। है ना, इस जगह नॉर्मल रिएक्शन लगा। अब यस ये सर। नॉर्मल रिएक्शन की वजह से यहाँ वाला नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा होगा, तभी ये ऊपर गया होगा। हाँ। यस सर।
तो ये और ये नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गए, इम्पल्सिव हो गए। Impulsive force. Yes, sir. समझ में आई बात? Yes, sir. ओके। तो ये चीज उन्होंने दो बॉल्स के एग्जांपल से समझा रखी है। एक बड़ी बॉल छोटी बॉल के साथ कोलाइड कर रही है। ओके, तो बड़ी बॉल छोटी बॉल के साथ कोलाइड कर रही है तो क्या हो रहा है, बीच में यहाँ जो पे reaction है वो नॉर्मल रिएक्शन है, yes वो sir. इम्पल्सिव हो गया, Yes. N3 इम्पल्सिव हो गया, बट N2 नॉन इम्पल्सिव है। क्यों? जब छोटी बॉल का FBD बनाऊंगा तो इधर N1 लगेगा, Yes, sir. इसका आएगा N1X और नीचे आएगा N1Y. N1Y, Yes, sir. राइट। Yes, sir. नीचे आएगा Mg और ऊपर आएगा N3। अब अगर आपने इसको इंक्रीज किया तो ये इंक्रीज होगा ही होगा। Yes, sir. करेक्ट। Yes, sir. यही चीज अगर मैं बड़ी बॉल का बनाऊंगा तो इस पे N1 ऐसे लगेगा, Yes. N1Y ऐसे और N1X ऐसे। Yes, sir. नीचे Mg और ऊपर N2। तो अगर आपने इसको इंक्रीज भी किया है ना तो N2 रिड्यूस होगा। क्या ये बात समझ में आती है? Yes. है ना, तो बढ़ तो रहा नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ, कौन कौन से इम्पल्सिव हो गए आपके, N1 और N3 इम्पल्सिव होगा और N2 क्या हो गया आपका, Non-impulsive. आई क्या बात समझ में? Yes, sir. Sir, लेकिन सडनली जो बढ़ रहे फोर्सेस वही मोमेंटम चेंज कराएंगे। Yes, sir. बोलो। सर वो छोटे बॉल वाले केस में N1X भी तो बढ़ेगा ना अगर N1Y को बढ़ाएंगे। N1X तो बढ़ेगा ही ना, N1X से तो कोई लेना देना ही नहीं है। N1 इम्पल्सिव है तो N1X और N1Y दोनों ही इम्पल्सिव है। हाँ यस सर, तो हाँ हाँ यस सर, समझा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो सिद्धार्थ। सर ये N2 इम्पल्सिव कैसे? N2 नॉन इम्पल्सिव है सर ऊपर वाले एग्जांपल में। N1 बढ़ेगा यस सर। तो उससे N2 भी बढ़ेगा, तभी तो बॉल बाउंस करके जाएगा ऊपर। N1 के बढ़ने से N2 कैसे बढ़ेगा सर? भगवान ने बोला भाई N1 को ऊपर से दबाऊंगा नीचे तो नीचे से N2 बढ़ेगा ना। यस सर। और Yes उसको or तो no? MG भी करेगा बैलेंस ना। Mg तो फिक्स है ना। एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है ना, फोर्स। भाई सिद्धार्थ इधर देखो, ये बड़ी वाली बॉल है, इस पे नीचे N1 लग रहा है, यस सर। नीचे Mg लग रहा है और ऊपर N2 लग रहा है। यस सर। अब देखो अगर N1 बढ़ा तो Mg बढ़ेगा क्या? नहीं, कांस्टेंट रहेगा ना। तो क्या बढ़ेगा? हाँ N2 बढ़ेगा। यही तो बोला था मैंने। ओके सर। सर और इसमें समझा? N3 वाला एक बार बता दो ना, नीचे वाले किसमें? एग्जांपल में। नीचे वाले N1 के दो कंपोनेंट होंगे, N1X N1Y। यस सर। N1Y बढ़ेगा, N1 बढ़ेगा तो यस सर। N3 बढ़ेगा। तो वही N1 में क्यों नहीं हो रहा है? डायरेक्शन के कारण। भाई कुछ भी बोलते हो क्या, N1 बढ़ेगा कह रहा हूं मैं, मुझे लगता है नो भाई सर, होके मतलब बैठते हो क्लास में। N1 ये है, यस इसका सर। N1X आएगा और इसका N1Y आएगा, करेक्ट। यस सर। नीचे Mg आएगा और ऊपर N3 आएगा। आई एम सेइंग N1 बढ़ेगा तो N1Y बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये बताओ। यस सर। तो N1 की क्यों बात करते हो कि N1 में चेंज आएगा? N1 में तो चेंज आ ही रहा है ना। मैं लेफ्ट वाली बॉल में बोल रहा हूँ तो फिर आपको ये समझ में आया, N1 बढ़ेगा तो N3 बढ़ेगा।
यस सर। बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। N3 कम होगा, N1 बढ़ेगा तो N3 कम होगा, राइट? यस सर। तो आपको कुछ समझ में तो आता ही नहीं, आप बस हिट एंड ट्रायल पे चलती है आपकी दुनिया। फिर आप पूछते हो सर मेरे को कैसे इम्प्रूव करना है, आपको नो दिख सर, नहीं रहा है N3 अभी? बढ़ेगा, N3 बढ़ेगा तो N1 भी बढ़ेगा। मैं कह रहा हूँ N1 बढ़ेगा तो N3 कम होगा या बढ़ेगा? तो आप कभी कह रहे हो बढ़ेगा, कभी कह रहे हो कम होगा। सॉरी सिद्धार्थ, सर, सॉरी सर। N1 बढ़ेगा तो N3 बढ़ेगा कि कम होगा, ये बताओ। N1 बढ़ेगा तो N3 बढ़ेगा। समझ में आई बात? यस सर। अब मैं दूसरी बॉल का एफबीडी बना रहा हूं, बड़ी वाली का। ओके, यहाँ पे N1 लग रहा है, यस सर। ऊपर क्या आएगा? N1Y, यस सर। और इधर क्या आएगा? N1X, नीचे MG और N2, नहीं ऊपर N2। अब ये बढ़ेगा तो N2 बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। ये इसलिए N2 क्या है? नॉन इम्पल्सिव है। आई बात समझ में? No, तो कम, क्योंकि कम हो रहा है लेकिन ना। चेंज तो हो रहा है ना सर। अरे चेंज तो चेंज हो हो रहा रहा है, बट है वो सर। धीरे धीरे चेंज हो सकता है ना। जो मोमेंटम चेंज होगा वो तो किसके कारण आएगा? बड़े फोर्सेस के कारण आएगा ना। समझ में आ रही है क्या पर बात? N2 भी तो चेंज हो रहा है सर, मेरे को वो नहीं समझा। N2 भी तो चेंज हो रहा है। N2 चेंज हो रहा है, बट N2 की वैल्यू कम हो रही है, तो वो बढ़ा सकता है क्या मोमेंटम? नो सर। समझ में आई बात? यस सर, समझा। तो आप ये समझ लो, जो बढ़ेगा उसके कारण ही आपका क्या आता है। मैं आपको कॉल इम्पल्सिव बैक फोर्स। करता हूँ, 1 मिनट होल्ड करना बच्चे। सिद्धार्थ, आवाज आ रही? यस सर। माइक ऑन करो। किया सर। निर्वेद माइक ऑन करो। यस यहाँ सर। तक समझ में आया? यस तो सर। नॉर्मल रिएक्शन का फंडा क्लियर है? हाँ सर। इम्पल्सिव फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन का एफएस मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एन। म्यू टाइम्स एन। म्यू एन। अब अगर मेरा नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव है तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली इम्पल्सिव हो गया, क्योंकि मेरा फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? एन पे। एन पे। यस सर। एन पे डिपेंड करता है, राइट? तो अगर एन चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन भी चेंज। फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा। यस सर। तो इम्पल्सिव फ्रिक्शन के रिगार्डिंग यही बता रखा है। इस केस में क्या दोनों नॉर्मल रिएक्शन आपके इम्पल्सिव है क्या? यस सर। यस सर, इम्पल्सिव। तो अगर दोनों इम्पल्सिव है तो उससे क्या होगा? दोनों का अगर फ्रिक्शन लगेगा तो दोनों के फ्रिक्शन क्या होंगे? इम्पल्सिव। मैक्स। समझ में आई क्या बात?
यस सर। क्लियर है क्या पॉइंट? हाँ यस सर। यहाँ पे देखूंगा अगर मैं, तो कौन कौन से नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव है? N1 and N3। N3 तो उनसे एसोसिएटेड फ्रिक्शन क्या होंगे? इंपल्सिव होंगे, हाँ यस सर। राइट? और N2 क्या होगा? N2 नॉन इम्पल्सिव, तो उसके तो उससे रिगार्डिंग एसोसिएटेड फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या होगा? नॉन इम्पल्सिव। तो N1 और N3 का इंपल्सिव हो गया और N2 का नॉन इम्पल्सिव। नॉन इंपल्सिव हो गया। समझ में आई बात? यस सर। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर समझ में आ गया तो फ्रिक्शन वाला तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यस और नो? यस सर। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो हम क्या समझ सकते हैं, अगर नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव है तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली इंपल्सिव है, और नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव कैसे सडनली इंक्रीज हो रहा है तो वो इंपल्सिव है। ओके यस सर। ओके। अब मैं टेंशन की बात कर रहा हूं, इंपल्सिव टेंशन। टेंशन के साथ भी सेम फंडा है, सडनली अगर इंक्रीज हो गया तो वो क्या होगा? इंपल्सिव होगा। एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं सिद्धार्थ, है ना, इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना। बंजी जंपिंग करते हैं तो पार्टिकल जब नीचे जाता है वो इनएक्सटेंसिबल नहीं होती, वो मतलब एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है। मान लो इनएक्सटेंसिबल है, राइट? वील एक्सटेंड द सेम आइडिया टू इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अभी एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है, तो जब आप कूदते हो तो स्ट्रिंग ढीली है और आप नीचे जा रहे होते हो, बट जैसे ही टाइट होती है सडनली पार्टिकल का मोशन किधर हो जाता है? ऊपर हो जाता है। यस सर। क्या समझ में आया? टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर लग रहा है, राइट? यस सर। जब स्ट्रिंग टाइट हुआ तो सडनली टेंशन की वैल्यू 0 से इंक्रीज हुई, यस सर। तो सडनली सर टेंशन लेकिन की वैल्यू 0 से इंक्रीज हुई तो वो टेंशन क्या करेगा? मोमेंटम चेंज करेगा। तो मोमेंटम चेंज करने का मतलब है स्पीड रिड्यूस भी कर सकता है, स्पीड बढ़ा भी सकता है, या फिर डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है वेलोसिटी का। तो पहले पार्टिकल अगर नीचे जा रहा था तो बंजी जंपिंग में आप देखते हो पार्टिकल ऊपर जाने लग जाता है। समझ में आई बात? यस सर। लेकिन रुक जाता है ये ना, टेंशन लगने लग गया तो आपने तो वीडियो नहीं देखा क्या? बंजी जंपिंग में पार्टिकल ऊपर जाते हैं ना। वो तो इनएक्सटेंसिबल, ये मतलब वो तो एक्सटेंसिव, तो वही बोल रहा हूँ, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, मैं नॉन एक्सटेंसिबल की बात करूंगा। ओके। आपने मूवीज में देखा होगा वो सुसाइड करते तो रस्सी डालते गले में, यस सर। जब तक रस्सी ढीली है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जैसे ही स्टूल हटा, रस्सी टाइट हुई, आदमी वहीं रुक जाता है। मतलब ऊपर टेंशन लगता है, यस सर। हाँ, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होती है, बट क्योंकि रुक गया तो पार्टिकल वहीं रुक जाता है, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, यस सर। और टेंशन तो ऊपर लगी रहा है, तो इंपल्सिव है वो। समझ में आई क्या बात? यस सर। सर एक इंस्टेंस पे लग रहा है ना, मतलब वो इम्पल्सिव। हाँ, तो इंस्टेंस की, क्योंकि इंपल्सिव की जब बात करता हूँ तो ये तो शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं ना, हाँ यस सर वही। तो वो तो हमेशा ही किसमें आएगा? शॉर्ट ड्यूरेशन में ही आएगा, करेक्ट? यस सर। क्लियर है पॉइंट? यस सर। तो अब इंपल्सिव टेंशन की बात कर रहे हैं, इसमें दो केस है, वन एंड फिक्स्ड, ठीक है, एक एंड फिक्स है। अब इसमें थोड़ा सा एनएलएम का यूज होगा, 0.1%। ओके, तो देखते जाना बच्चे। ये हमारी स्ट्रिंग फिक्स है यहाँ पर, और ये स्ट्रिंग है, यस सर। ये एंड क्या है? फिक्स है। ओके, यस सर। अब ये एंड फिक्स है, इस पार्टिकल को मैंने ये एक्सटर्नल इंपल्स दिया, एक्सटर्नल इंपल्स मतलब मैंने मार दिया इस पार्टिकल को, तो नॉर्मल रिएक्शन के कारण इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल इंपल्स आ रहा है। ओके, यस सर। अब एक्सटर्नल इंपल्स आ रहा है तो हम क्या क्या देख सकते हैं? एक्सटर्नल इंपल्स के कारण इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, जे कॉस थीटा, यस सर। जे कॉस, ऊपर आएगा जे साइन थीटा।
जे साइन थीटा, करेक्ट। यस सर। लेफ्ट में आएगा टेंशन टी, इधर भी आएगा टेंशन टी, और ये क्या होगा, इम्पल्सिव होगा, यस क्योंकि सर। पहले तो था नहीं टेंशन और सडनली इंक्रीज हो गया, यस सर। राइट। हाँ यस सर। तो ये जे कॉस थीटा हो गया, नीचे पीछे की तरफ टेंशन टी हो गया, राइट। यस सर। अब इसके बारे में बात करते हैं अपन, इस पार्टिकल को का मास m लिख देते हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा जे नेट x, तो मैं इसको लिखूंगा जे कॉस थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी ऑन m। नेट इम्पल्स कितना आएगा बच्चे? सर किस पे अप्लाई किया है? ये मास m पर, हाँ एक आपने एक्सटर्नल अप्लाई किया और एक किसके कारण आया? टेंशन। तो टेंशन का टी डी टी, हाँ यस सर। दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा पी एक्स। यस सर, चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी एक्स को तो मतलब मैं जे कॉस थीटा क्या लिख सकता हूं, माइनस इंटीग्रेशन टी डी टी एम इंटू वी एक्स माइनस एम इंटू यू एक्स, करेक्ट। यस सर। यू एक्स इज इक्वल टू 0 इनिशियली एट रेस्ट। यस सर। वी एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये भी 0 होगी, बिकॉज string is fixed, string fixed है, हाँ यस सर। hence speed along the string is same and as other end is fixed, this implies vx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी क्या? बट सर अगर उस पे एक्सटर्नल सुनो मेरी बात, स्ट्रिंग टूट नहीं रही है, हाँ किसी भी केस में टूट नहीं रही है, तो अगर टूट नहीं रही है तो यहाँ वाला एंड फिक्स है, तो इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन होगा ही नहीं ना। वही जो मैंने अभी सुसाइड वाला एग्जांपल लिया था, जब आपने देखा कि एक आदमी रस्सी से लटक रहा है, तो ऊपर से तो दीवार टूट नहीं रही, स्ट्रिंग भी टूट नहीं रही, तो आदमी कूदते ही वहीं अटक गया, जिस वजह से उसका सुसाइड हुआ, राइट। उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। वेलोसिटी 0 कौन से डायरेक्शन में है सर? हाँ, अगर हम लोग एट अ इंस्टेंस देखें तो वेलोसिटी तो होता है ना, 0 होता है ना भाई उस इंस्टेंस पे। तो अचानक बढ़ गया ना। इनएक्सटेंसिव, एक मिनट सुनो मेरी बात को, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकता ना, वेलोसिटी होगा तो स्ट्रिंग एक्सटेंड कर जाएगा, स्ट्रिंग तो एक्सटेंड कर ही नहीं रहा। आप रियल लाइफ में जाओगे तो रियल लाइफ में इनएक्सटेंसिबल नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती, बहुत माइन्यूट एक्सटेंशन तो सब में ही होता है, भले ही आप लोहे की रस्सी ले लो। यस और नो? यस सर यस। बट हम तो थ्योरेटिकली ये मान सकते कि इनएक्सटेंसिबल है, यस तो सर। अलोंग द स्ट्रिंग तो स्पीड हो ही नहीं सकती, नहीं तो लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ नहीं रही है, और तो फिक्स भी है ना, vx 0 है, सॉरी और फिक्स भी है, वरना फिक्स नहीं होता तो उसके साथ ले हाँ, लेगा। अरे फिक्स की बात कर रहे हैं, वरना फिक्स की बात मत करो, फिक्स केस ही फिक्स वाला है, जब फिक्स नहीं Yes, होगा sir. तो पढ़ेंगे उसको, अलग से पढ़ेंगे। Yes, sir. तो दिस इंप्लाइज j cos थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t dt 0 हो गया। यस सर। तो यहाँ से j cos थीटा कितना आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ, आई क्या बात समझ में? यस सर। यस सर। ये निकालने का तरीका, अपन क्वेश्चंस करेंगे इस पे, डोंट वरी, करेक्ट। किसी बच्चे को कोई डाउट? जब मैं नोट्स भेजूंगा आपको तो ये प्रॉपर्ली लिखा हुआ होगा। सर ये j cos थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t dt कहाँ से आया वैसे?
भगवान ने बोला, यहाँ से स्टार्ट किया था ना हमने। यस सर। तो j cos थीटा माइनस टी डी टी mvx माइनस mux है। यस सर। ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो यहाँ से ये आ गया, यस सर। वहां से ये आ गया। आया समझ में? हाँ यस और नो? यस सर, समझ हाँ समझ। सिद्धार्थ, अगर आपको डाउट है तो अभी क्लियर कर लो, मैं रब कर रहा हूँ, नहीं तो इसको कुछ पूछना है तो No, पूछ लो अभी। नो सर। ओके, ये हमने कौन से डायरेक्शन में किया बच्चे? एक्स। अलोंग द स्ट्रिंग या फिर एक्स एक्सिस? परफेक्ट, राइट। यस सर। यस सर। अब अपन बात करते हैं वाई एक्सिस की। अब देखना, ऑन एम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो जे नेट कितना होगा? एक ही लग रहा है, जे नेट वाई, जे साइन थीटा। यस सर। जे साइन दो तो थीटा। लग नहीं रहे क्योंकि टेंशन तो है नहीं। यस सर। दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी वाई, यस सर। राइट। यस सर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एम वी वाई माइनस एम यू यू वाई। वाई। यस सर। यू वाई की वैल्यू तो 0 है, यस सर। तो जे साइन थीटा किसके इक्वल आ गया? एम वी वाई के, या वी वाई आ जाएगा आपका जे साइन थीटा बाय एम, राइट। स्टार पॉइंट है परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट कैन मूव, परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। यस यस सर। ओके। सर मतलब अलोंग द स्ट्रिंग अगर फिक्स होगा तो मूव नहीं करेगा ना? अलोंग द स्ट्रिंग फिक्स है तो मूव नहीं करेगा, ऑब्वियस है वो तो, राइट। ओके सर। बट परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग मूव कर सकता है, क्योंकि रस्सी टाइट नहीं है ना उस डायरेक्शन में, तो कोई और फोर्स तो लग ही नहीं रहा। सर कैन क्यों क्लियर है लिखा क्या है? फंडा? अरे अगर परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग लगाओगे तब मूव करेगा ना। मान लो जे साइन थीटा 0 हो गया, तो हाँ फिर मूव करेगा क्या? नो नहीं सर। सर। इसलिए कैन लिखा, राइट। यस सर। यस सर। क्लियर है फंडा यहाँ तक? यस सर। इसमें वी वाई 0 क्यों नहीं होगा? वी बाई 0 कब होता? जब जे साइन थीटा 0 होता। यस और नो? हाँ यस सर, ओनली फोर्स। हाँ समझ में आ रही है बात? हाँ यस सर, समझा भी समझा। अगर ये सर कौन सा इसमें केस कोई था? दूसरी force होती तो बोलो। अगर जे साइन थीटा के साथ अगर नीचे mg भी लग रहा होता वो मास का, तो भी तो जे बैलेंस। साइन देखो, mg तो नॉन इम्पल्सिव है ना, हाँ हम हाँ तो हाँ। इम्पल्स की बात कर रहे हैं, mg से तो कोई लेना देना ही नहीं है, यस सर। राइट। यस सर। तो यहाँ तक क्लियर है अच्छे से? यस सर। ये कौन सा केस था जब हमारा एक एंड फिक्स है, राइट? क्या सर? ये कौन सा केस था जब हमारा एक एंड फिक्स है? यस सर, एक एंड। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मूविंग हो, दोनों फिक्स की तो बात ही नहीं करेंगे, वो तो बेवकूफी हो जाएगी, करेक्ट। यस सर। तो दोनों मूविंग हो मतलब दोनों को हमने क्या किया? मूवेबल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर दिया है, M2 एंड M1। ओके, यस सर। ये मेरा एक्सटर्नल है, इससे मेरा j cos थीटा j sin थीटा आया, इधर टेंशन T आएगा, इधर T आएगा, राइट। यस सर। वही चीज, ये वाला M1 है और ये M2 है, दिख रहा होगा आपको, यस सर। ठीक है, सर्कल करा हुआ। तो ऑन M1 लिख रहा हूं अब, J net X
कितना आएगा? जे कॉस थीटा जे माइनस कॉस थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी यस सर किसके इक्वल आएगा? डेल्टा पी एक्स के इक्वल आएगा। यस सर Yes, sir. जे कॉस थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी m1 vx माइनस m1 ux, और ux की वैल्यू कितनी है? 0 है। यस सर इनिशियल तो दिस इंप्लाइज जे कॉस थीटा कितना आया? जे कॉस थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी कितना आया? m1 vx इक्वेशन नंबर 1 आई बात समझ में? यस सर Yes, sir. यहाँ पे vx 0 क्यों नहीं है? क्योंकि Both are moving. पार्टिकल मूव कर रहे हैं, m2 भी मूव कर रहा है। क्योंकि स्ट्रिंग फिक्स नहीं है, तो दूसरा एंड मूव कर सकता है। करेक्ट? यस सर ओके। अब यही चीज जे नेट वाई लिखता हूं, जे साइन थीटा ही आएगा। यस सर करेक्ट? यस सर अब अगर ये जे साइन थीटा तो डेल्टा पी वाई के इक्वल, डेल्टा पी वाई यस सर तो जे साइन थीटा किसके इक्वल आ गया? m1 वन vy माइनस m1 v u y uy की वैल्यू 0 है, यस सर तो जे साइन थीटा किसके इक्वल आ गया? m1 vy के। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। यस सर करेक्ट? यस सर ओके। ये किसका हो गया हमारा काम? M1. m1 का हो गया। अब m2 के बारे में बात करें। यस m2 में जे नेट x कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी टी डी टी, और जे साइन थीटा वगैरह तो आएगा ही नहीं। Yes, यस sir. सर कुछ नहीं क्यों नहीं आएगा? नहीं है कोई. फोर्स नहीं लग क्योंकि रहा है ही नहीं। इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा पी 2x इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी किसके इक्वल आ गया? m2 vx माइनस m2 ux, You. हाँ यस सर ux की वैल्यू 0, 0 हाँ तो इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी किसके इक्वल आ गया? m2 vx के इक्वल आ गया। ये Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 3 हो गई। यस सर सर इन दोनों का VX अलग होगा कि एक होगा? यही चीज बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टार पॉइंट। पहली चीज v1x will be equal to v2x will be equal to vx। ये बात समझ में आई? स्ट्रिंग की वजह से वेरी गुड, बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। हाँ स्ट्रिंग एंड दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि स्ट्रिंग मूव कर सकता है। आई क्या बात समझ में? यस सर ओके है ना? यहां तक क्लियर है? तो थर्ड इक्वेशन आ गई। फोर्थ इक्वेशन में मैं क्या देख सकता हूं? जे नेट वाई इज इक्वल टू डेल्टा पी वाई। यस सर नो फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन m2 ये तो 0 हो गया, और जे नेट वाई क्या है? 0 है, तो दिस इंप्लाइज v2y भी कितना हो जाएगा? 0, कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। यस सर समझा कि नहीं समझा? यस सर समझा तो अगर दोनों एंड मूविंग होते हैं तो कैसे सोचना है? अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम हो जाएगा। एक एंड फिक्स है तो उस केस में भी अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा।
along the string velocity हमेशा ही सेम रहता है string constraint से, right? यस सर। सिद्धार्थ कोई डाउट? नो सर। सर हम्म यहाँ पर जैसे अभी M1 पे जे साइन थीटा वाई डायरेक्शन कह लो, अभी सिर्फ एक ही फोर्स है जे साइन थीटा, अगर नीचे उसके कुछ करेक्ट, इम्पल्सिव फोर्स होता तो मतलब तो उसको माइनस कर देते, जैसे हमने जे cos थीटा माइनस टी डी टी किया, वही सेम काम हम जे साइन थीटा माइनस समथिंग कर देते। यस सर। समझा? यस सर। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सॉल्व करना है उनको, करो सॉल्व। लोअर योर हैंड, माइक ऑफ कर लो। यू हैव 3-4 मिनट्स। प्रशांत गलत है आंसर।
3 नहीं आएगा बच्चों आंसर। यू हैव 2 more minutes, सोचो अच्छे से। प्रशांत सही है, सिद्धार्थ सही है, बाकी के पार्ट भी सॉल्व करो। फर्स्ट पार्ट का आंसर 2 है बच्चों। गलत है प्रशांत, सेकंड पार्ट। गलत है सिद्धार्थ। लास्ट 1 minute।
करें क्या डिस्कस? प्लीज रिप्लाई चैट बॉक्स में इफ यू नीड मोर टाइम, या फिर करना है डिस्कस। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस मेरे साथ जल्दी। इनफ टाइम दिया है मैंने आप लोगों को। आंसर कोई दे नहीं रहा है, बच्चे दो ही हाथ खड़े करते हैं, समझ ही नहीं आता मुझे। हाँ सिद्धार्थ और निर्वेद। यस सर। देखो बच्चे, 2 kg पे अगर हम फोर्सेस देखेंगे तो टेंशन आएगा, नीचे 2g आएगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आएगा। यस सर। बी वाले के 2 kg पे देखेंगे तो पीछे टेंशन आएगा, नीचे 2g आएगा, ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऑन बी ड्यू टू सी, कोलिजन के कारण। यस सर। सी पे नॉर्मल वो एफबीडी देखेंगे तो नीचे 2g आएगा और पीछे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आएगा, करेक्ट? यस सर। अब कौन कौन से इंपल्सिव होंगे? ये टेंशन इंपल्सिव होगा क्योंकि ये टेंशन इंपल्सिव है। ये टेंशन इंपल्सिव क्यों है? क्योंकि बी पर नॉर्मल रिएक्शन जो है ड्यू टू कोलिजन ये इंपल्सिव है। तो ये एन और ये एन इंपल्सिव है, ये एन इंपल्सिव है, तो उसकी वजह से टेंशन भी क्या होगा? इंपल्सिव होगा। यस सर। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो Na और Nb तो नॉन इंपल्सिव है, नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव है, उसके कारण टेंशन भी क्या है? इंपल्सिव है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। अब देखते जाना, अगर मैं सिस्टम ले लेता हूं ए बी सी, तो एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रहा ना, क्योंकि टेंशन जो है ये वाला इंपल्सिव ये भी इंटरनल है, और ये वाला एन ये भी इंटरनल है। यस सर। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट है सिस्टम का, तो pix इक्वल्स टू pfx। एक्स एक्सिस में इनिशियली a 0 पे था, c 6 से मूव कर रहा था, और b 0 पे था, तो 2 into 0 प्लस 2 into 6 प्लस 2 into 0 इक्वल टू, बाद में तीनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। ऐसा क्यों? b तो c तो b के अंदर चला गया, यस सर। करेक्ट? तो c और b तो साथ में मूव कर रहे हैं, और C और B साथ में मूव कर रहे हैं, तो B और A स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो वो भी साथ में ही मूव करेंगे। तो तीनों किससे मूव करेंगे? सेम स्पीड से। तो आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑल थ्री विल हैव सेम वेलोसिटी। तो अगर इसको सॉल्व कर दे तो हमारा कितना आ रहा है? 2 मीटर पर 2 मीटर पर सेकेंड। आई क्या बात समझ में? क्लियर है फंडा? अब कोई मुझसे पूछे इम्पल्स ऑन ए इज बिकॉज ऑफ टेंशन ओनली, क्योंकि उस पर इकलौता फोर्स टेंशन ही लग रहा है इम्पल्सिव। तो इम्पल्स ऑन ए इज इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, दैट इज डेल्टा पी ए। अब ये डेल्टा पी ए को सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी इज व्हाट? 2 into फाइनल वेलोसिटी माइनस 2 into इनिशियल वेलोसिटी। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी कितना आ गया? 4 kg मीटर पर सेकंड आ गया। यस सर। बट यही चीज बी पर देखूंगा तो उसपे दो इंपल्सिव फोर्स है, तो दोनों के कारण आएगा विल बी ड्यू टू नॉर्मल एंड टेंशन। नॉर्मल का वेक्टर फॉर्म प्लस टेंशन का वेक्टर फॉर्म। नॉर्मल का राइट में है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन राइट पे लग रहा है उस पे, और टेंशन लेफ्ट में लग रहा है। तो एन डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी इज डेल्टा पी बी। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी इज 2 into 2 minus 0। यस सर। इनिशियल 0। तो इंटीग्रेशन एन डी टी माइनस 4, टी डी टी की वैल्यू 4 निकाली है मैंने, इज इक्वल टू 4। तो एन डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। यस सर। समझा?
सर एक डाउट है कि इसमें नॉर्मल इम्पल्सिव कैसे है, मुझे अच्छे से नहीं समझा ये। नॉर्मल कौन सा वाला नॉर्मल इम्पल्स है, आपके मेरे बीच का या कौन सा वाला? पहले तो ये देख के बताओ मुझे। रेड वाला एन, कौन सा वाला? ये लिखा है ना रेड में, हाँ तो पढ़ना लिखना जानते हो ना आप? क्या लिखा है रेड में? ऑन आप ऐसे ऑन बातें बी करते हो कई ड्यू बार, टू, मुझे यार ऑन ऑन बी बी ड्यू ड्यू टू टू सी, तो सी। बी और सी के बीच में कोलिजन हो रहा है ना? यस सर। तो बी और सी के बीच में जो कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन वाला नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा इंपल्सिव होता है। यस सर। आया समझ में कि वो इंपल्सिव क्यों है? यस सर समझा। और ग्राउंड उसके वाला क्यों कारण नहीं है? यस सर। क्लियर है फंडा? ओके सर। सर इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना, मतलब जैसे ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही जा रहा है सी जो बुलेट है, तो उस पे 6 लगेगा और पीछे टेंशन लग रहा है, तो 6 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी एक्स। फिर आप इनिशियल एक मिनट सुनो, एक मिनट बात सुनो, मेरी बात सुनो। 10 kg माइनस 5 सेकंड इज इक्वल टू कितना होगा? एग्जैक्टली है, आप क्या बोल रहे हो? 10 kg में से 5 सेकंड सबट्रैक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं सर, क्यों? यूनिट क्वांटिटी। अलग अलग क्वांटिटी है ना, तो 6 तो वेलोसिटी है, उसमें से आप मोमेंटम को सबट्रैक्ट कर रहे हो। कर सकते हो क्या? सर 6 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी ना, अरे भाई 6 क्या है? वेलोसिटी मीटर पर सेकंड ऑफ सी, हाँ, और टीडीटी क्या है? टेंशन फोर्स। हाँ अच्छा, टेंशन फोर्स नहीं है, इम्पल्स है टीडीटी। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। वेलोसिटी को मैं इम्पल्स से सबट्रैक्ट कर सकता हूँ क्या? नो सर। समझ में आई बात? यस सर यस। और जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो प्रॉपरली ध्यान रखना कि इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। करो सॉल्व।
लास्ट 1 मिनट। That is correct, Badal. करें डिस्कस? रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? हाँ निर्वेद, प्रशांत, सब लोग माइक ऑन कर लो। सिद्धार्थ। देखो, जब तक स्ट्रिंग ढीली है तब तक तो कोई फोर्स नहीं लगेगा पार्टिकल पे, हाँ सर। और जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। यस सर। राइट। लेंथ दे रखी है 2 मीटर, इनिशियली स्ट्रिंग ऐसा है, तो पार्टिकल ऐसे आगे जाता जाएगा जब तक कि स्ट्रिंग टाइट नहीं हो जाती। स्ट्रिंग टाइट कब होगी? जब यहाँ पे लेंथ कोई 2 मीटर होगी। करेक्ट? यस सर। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जब लेंथ 2 मीटर हो रहा है उस इंस्टेंस पे जाके स्ट्रिंग टाइट होगा, और स्ट्रिंग टाइट होने के बाद भी क्योंकि एक एंड फिक्स है तो अलोंग द स्ट्रिंग तो मूवमेंट रुक ही जाएगा। करेक्ट? यस सर। है ना? तो हाँ। अपन उसको देखते हैं। यहाँ पे जब लेंथ 2 मीटर हुआ, करेक्ट, तो स्ट्रिंग रुक गया। ये लेंथ 1 मीटर दे ही रखा था, तो क्या मैं ये थीटा निकाल सकता हूँ? ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये अगर एंगल थीटा लिखा है हमने, तो साइन थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यस सर। 1 मीटर। हाँ 30 परपेंडिकुलर कितना है? 1 मीटर। है ना? यस सर। अरे थीटा कितना आएगा बच्चे? थीटा आ जाएगा आपका हाफ आ जाएगा ना। यस सर। 30 डिग्री। थीटा आपका 30 डिग्री आ जाएगा। यस सर। करेक्ट? यस सर। 1 सेकेंड। तो थीटा 30 डिग्री आ गया, तो अब हम क्या देख सकते हैं? एक सेकंड देखना। जैसे ही टेंशन लगेगा, ये पार्टिकल जस्ट बिफोर यहाँ पे जा रहा था 10 से। करेक्ट? यस सर। अब इस डायरेक्शन में तो होता v cos थीटा 10 cos 30, और इस डायरेक्शन में होता v sin थीटा 10 sin 30, दैट इज 5। करेक्ट? और मैंने क्या सीखा? जैसी स्ट्रिंग टाइट होगी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। 0। 0 हो जाएगी। यस सर। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी कितनी बचेगी? ये बचेगी। ये sin थीटा। तो कितना आ जाएगा? आंसर 5 आ जाएगा। दैट इज ओके। प्रशांत, समझ में आई क्या बात? सर v sin थीटा 0 क्यों नहीं होगा? v sin थीटा परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग है। हाँ।
परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, कोई इंपल्सिव फोर्स है? सर मतलब mg तो रहेगा ना इसका। ये भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है हाँ हाँ और ऐसे। क्लियरली mg की तो बात ही मत करा करो। mg इंपल्सिव थोड़ी होता है, mg तो नॉन इंपल्सिव है ना, तो mg को तो कभी काउंट ही नहीं करना है हमें। हाँ सर हाँ इंपल्स हाँ। पे काउंट करूंगा क्या mg को? मैं तो पहले ही पढ़ा चुका हूँ, राइट? यस सर तो यस वो सर। चीज मैंने यहाँ लिख रखी है, वंस द स्ट्रिंग बिकम्स टाउट there will be no velocity along direction of string as one end of the string is fixed, hence impulsive tension at a t dt will be equal to delta p, that is 0 minus mv cos theta। तो t dt की वैल्यू अगर मैं gt लिखता हूं तो माइनस mv cos theta आ जाएगा। ये तो मुझे समझ में आ गया कि इंपल्स कितना आएगा, बट वेलोसिटी कितना आएगा वो एक डायरेक्शन में 0 हो गया और दूसरे डायरेक्शन में क्या दिख रहा है हमें? दूसरे में 5। लग रहा है क्लियर है 5। क्या पॉइंट? यस। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, लोअर योर हैंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अब दोनों एंड्स मूविंग है। सॉरी। नहीं, आंसर गलत है बच्चे।
रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? जल्दी रेज हैंड करो। हाँ श्रुति बच्ची, माइक ऑन करो। यस सर। Yes, sir. है ना एवरीवन? यहाँ पे दोनों एंड्स मूविंग है। क्या दे रखा है? 2 पार्टिकल्स, ठीक है, A and B of masses 100 and 200 grams are attached to ends of string of length 5 meter, right? यस सर। ठीक है, Yes, sir. इसके अलावा क्या दे रखा है? एक सेकंड यार। Resting on smooth floor, they are separated by distance 3 meter. A is given velocity of 20 centimeter per second along the direction normal to AB. Determine velocities of A and B. तो अब क्या है बच्चे? बिल्कुल इनिशियल सिनेरियो क्या है? A यहाँ पर है, ये स्ट्रिंग ऐसा ढीला है, ये B है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर है, ठीक है। यस सर। अब A क्या करेगा? मूव करेगा राइट में, करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। जस्ट बिफोर स्ट्रिंग बिकम्स टाउट, टाइट होने से पहले जस्ट बिफोर की कंडीशन, A के पास स्पीड V है। यस टाइट सर। कब होगा? जब ये लेंथ 5 होगा, ये 3 है, तो ये एंगल थीटा कितना आएगा? sin 37। Yes, sir. 3/5 होता है, हाँ। तो ये एंगल 37 डिग्री आ गया। तो अगर यहाँ V आया तो along the string V cos 37 and perpendicular to string V sin 37. When string length becomes 5 meter, it becomes taut. ये क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ये जस्ट बिफोर की कंडीशन है, B रेस्ट पर है, A is moving and B is at rest, जस्ट बिफोर में। फाइनल जस्ट आफ्टर, आफ्टर के बाद क्या होगा? A और B सेम स्पीड से जाएंगे। यस सर। क्यों? क्योंकि along the string तो सेम ही होती है। यस सर। तो VB डैश इज V1, तो VA डैश भी V1 होगा, और VA डबल डैश जो परपेंडिकुलर है वो तो V sin 37 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, कोई इंपल्स ही नहीं लग रहा, तो उसमें मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई श्रुति? Yes, sir. तो आफ्टर में बोथ A and B आर मूविंग, नो चेंज इन V sin 37 बिकॉज देयर इज नो इंपल्सिव फोर्स टू चेंज मोमेंटम। अलोंग द स्ट्रिंग में एक इंपल्सिव फोर्स आ गया, कौन सा? टेंशन। तो टेंशन क्या करेगा? इंपल्सिव है। आई क्या बात Yes, समझ sir. में? यस सर। ओके, यहां तक क्लियर है? So in direction perpendicular to string, VA double dash is VA sin 37, that is 20 into 3/5, that is 12. Direction along the string, on A impulse acts opposite to initial velocity in direction along the string. Take initial direction as positive, तो impulse of tension कितना आएगा? TDT आएगा। J, इसको मैं अगर J लिख देता हूँ तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। Yes, sir. तो J डेल्टा P, तो माइनस J कितना आएगा? M इंटू प्लस V1 मैंने आगे की तरफ मान लिया, माइनस MA इंटू V cos 37। तो MA इंटू V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? MA V cos 37 माइनस J। यस सर। ये इक्वेशन 1 हो गई। ऑन B टेंशन कितना होगा? वही सॉरी इंपल्स कितना होगा? इंटीग्रेशन T dt, दिस विल बी J एंड दिस विल बी पॉजिटिव क्योंकि उसी डायरेक्शन में। Yes, sir. तो J की वैल्यू कितनी आएगी? MB V1 क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था। यस तो फ्रॉम 1 and 2 MA V1 is equals to MA V cos 37 minus MB V1, J की Yes, वैल्यू sir. डाल दी। यस तो सर। MA plus MB V1 is MA V cos 37, तो V1 आएगा MA V cos 37 by MA plus MB। 100 ग्राम by 300 ग्राम, 100 plus 200 is equals to 20 into 4/5। तो V1 कितना आ गया? 16/3 आ गया। Yes, sir. यस सर। तो B की वेलोसिटी तो कितनी है? 16/3, और A की वेलोसिटी अगर देखूंगा तो इधर 12 है और इधर 16/3 है, तो नेट कितना आ जाएगा स्पीड? 12 स्क्वायर प्लस 16/3 का स्क्वायर। Yes, sir. समझा? सर बट हाँ, V sir. cos थीटा तो 0 होना चाहिए ना? क्यों 0 होना चाहिए? स्ट्रिंग फिक्स है क्या दूसरे एंड पर? अरे हाँ नहीं हाँ। डिफरेंस है ना क्वेश्चन में, समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ओके, सो ये जो क्वेश्चंस मैंने 3 कराए ये मैं भेज रहा हूँ आपको रफ वाले,
नोट्स आपके पास कल या परसों तक आ जाएंगे प्रॉपरली, ठीक है? ओके तो सर। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कल के डाउट लेक्चर में मैं सिर्फ